डेटा इंटरप्रिटेशन के थर्ड वे की बात करते हैं, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का तीसरा वे है, जो कि है लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ बार ग्राफ की तरह ही है, इसमें भी जो डेटा है वो एक पिक्चर में शो होता है हमें। यहाँ पर आप एक लाइन ग्राफ की पिक्चर्स देख रहे हैं। जो लाइन ग्राफ है वो इस तरह का दिखाई देता है। इससे पीछे हमने बार ग्राफ डिस्कस किया था। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में ये डिफरेंस है कि जो बार ग्राफ है उसके अंदर जो प्रॉफिट या जो डेटा हमें मेंशन किया हुआ है वो हर एक पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है, यानी कि 2010 का, 2011 का, 12 का, इस तरह से हमें हर एक पॉइंट पर वहाँ पर जो डेटा है वो शो हो रहा है। लेकिन जो लाइन ग्राफ है इसमें जो डेटा है वो एक कंटिन्यूस लाइन के द्वारा यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, देन इंक्रीज 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 और डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा है वो एक कंटिन्यूस लाइन के द्वारा हमें शो होता है। लाइन ग्राफ का एक एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो डेटा है उसका ट्रेंड है उसे हम बड़े अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज कि कोई ये 40%, ठीक है, यह प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, ये 40%, देन 50%, फिर 35%। ठीक है, तो हमें ये समझ आ रहा है कि पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, देन ये इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है, तो हमें इसका ट्रेंड समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो डेटा है वो किस तरह से किस फ्लो में है, इंक्रीजिंग फ्लो में है, फिर डिक्रीजिंग फ्लो में है, फिर इंक्रीजिंग फ्लो में है। हम उसको अच्छे से यहाँ पर जान सकते हैं कि जो फ्लो है वो किस वे में है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ में जो हमारे पास पीरियड दिया हुआ है और उस पीरियड का कोई डेटा दिया हुआ है वो एक कंटिन्यूस लाइन के द्वारा शो होता है, और हम इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है या जो फ्लो है लाइन का वो किस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, पहले हम इसे समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक परसेंटेज प्रॉफिट अर्न दिया हुआ है, ठीक है, और ईयर्स दिए हुए हैं, यानी कि जो एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। इस तरह से हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, और हमें ईयर्स दिए हुए 2005 से 2010 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि जो ये डेटा है ये दो कंपनीज का है, तो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज ओवर द ईयर। तो इन 2005 से 2010 तक जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 2 कंपनियों के द्वारा, उसका डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और कंपनी ए को शो कर रहा है स्क्वायर, ठीक है, और कंपनी बी को शो कर रहा है यहाँ पर सर्कल। तो यानी कि जो ये स्क्वायर के साथ लाइन है यहाँ पर, ये कंपनी ए को शो कर रही है, ठीक है, और जो ये सर्कल के साथ लाइन है ये कंपनी बी को शो कर रही है। ठीक है, तो अब हमें क्लियर है कि यहाँ पे 2 तरह की कंपनीज है, जिनका एक कंपनी ए का डेटा दिया हुआ है और कंपनी बी का डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज का डेटा हमें यहाँ पर मेंशन हो रखा है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर पूछा जाए कि 2005 में कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 2005 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 40% है। ऐसे ही कंपनी बी का अगर 2007 में पूछा जाए तो कंपनी बी का 2007 में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 42.5%। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें ग्राफ क्लियर है। तो जो लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है या परसेंटेज प्रॉफिट है हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में भी ये पढ़ा है कि प्रॉफिट क्या होता है। वहां पे प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इनकम है यहाँ पर सेलिंग प्राइस और एक्सपेंडिचर है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था। और प्रॉफिट होता है नॉर्मली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम यानी कि जो सेलिंग प्राइस है और एक्सपेंडिचर यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब ये हमने प्रॉफिट को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पर पता है। ठीक है, फिर है कि हम परसेंटेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट
डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था तो हमने वहां पर परसेंटेज प्रॉफिट को फाइंड आउट किया था, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम हमेशा 100% लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट हो रहा है तो ये होगा 100%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वहां पर था 100%, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा 100%, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमारा 100% होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट प्राइस है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100% था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो भी 100% होगा। अगर एक्सपेंडिचर 100% है तो हम इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं 100% प्लस प्रॉफिट, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो हम इनकम को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ पर 100% है, तो अगर हमें परसेंटेज इनकम फाइंड आउट करनी हो तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर और परसेंटेज प्रॉफिट। तो सपोज कि अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर यहाँ पर 100% है, ठीक है, और प्रॉफिट हमें 10% दिया हुआ है, तो इनकम होगी 100% प्लस 10% यानी कि 110%। और अगर हमें प्रॉफिट यहाँ पर 40% दिया हुआ है तो एक्सपेंडिचर 100% है, तो इनकम होगी 100% प्लस 40% यानी कि 140%। क्योंकि वहां पर अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होता था तो वो होता था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रहे यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर को हम 100% लेंगे, तो वहां पर हमने कॉस्ट प्राइस को 100% लिया था, और यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर को 100% लेंगे, और वहां पर सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर इनकम, वहां पर अगर हमें फाइंड आउट करना था तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस 100% है तो 100% प्रॉफिट जो भी है, अगर परसेंटेज की टर्म में है तो 100% प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, तो हम वहां से सेलिंग प्राइस की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें यहाँ इनकम फाइंड आउट करना हो तो एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम इन पॉइंट्स को दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर ही जो हमारे पास लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है हम उसे करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि जो लाइन ग्राफ का फ्लो है वो किस तरह से हमें मेंशन किया हुआ है। सपोज कि यहाँ पर जो कंपनी ए का जो लाइन दी हुई है वो पहले 40% है, उसके बाद 50% है, फिर 35% है, फिर 45% है, फिर 50% है, फिर 55% है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें फ्लो दिया हुआ है पहले वो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज, फिर इंक्रीज और फिर इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो कंपनी है वो लॉस में है। ठीक है, जो 50% अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तो ये यहाँ पर इसका प्रॉफिट है, देन फिर ये लॉस में है, फिर ये प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में और प्रॉफिट में। हम इसको इस तरह से नहीं समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर में जो 2005 ईयर है इसमें अगर 40% कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो ये 40% प्रॉफिट है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में उसे 50% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि पिछले साल से जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो बढ़कर हुआ है, यानी कि प्रॉफिट उसे पिछले साल के प्रॉफिट से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, थर्ड ईयर में उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 35% हो रहा है, यानी कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था उससे कम प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, ना कि यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है। ठीक है, इससे नेक्स्ट है यहाँ पर 45%, अगर पिछले ईयर में 35% था, नेक्स्ट ईयर में 45% है, यानी कि जो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो हम ये डिक्रीज के केस में ये नहीं कहेंगे कंपनी को लॉस हो रहा है, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट से कम प्रॉफिट हुआ है, तो उसको लॉस नहीं हुआ, उसे पिछले साल के प्रॉफिट से कम प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम लाइन ग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं।